सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निर्मला भंडारी रावत। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे चर्चा करेंगे और इस विषय के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा आम तौर पर नहीं होती है। इसे कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसका निदान क्या हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर निर्मला भंडारी रावत, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। जैसे कि ये शब्दावली है एंडोमेट्रियोसिस, हमारे जो श्रोता हैं इस बारे में जानते होंगे, लेकिन एक आम श्रोता को यदि हम एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जानकारी देना चाहें तो वो किस तरह से आप देंगे? कुछ लोगों को पता होगा एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, बट ज़्यादातर लोगों ने शायद ये शब्द सुना भी नहीं होगा। आज का ये विषय चूज करने का जो एक सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है मेरा, वो ये है कि मार्च का महीना चल रहा है और हम मार्च के महीने को एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ की तरह मनाते हैं। और यह महीना मनाने का मकसद ही यही है कि हम एंडोमेट्रियोसिस बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक कर सके, उन्हें पता चले कि ऐसी भी कोई बीमारी है। अब आते हैं एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। एंडोमेट्रियोसिस अगर आम भाषा में मैं समझाती हूँ तो इसमें क्या होता है कि जो बच्चादानी की जो परत होती है, जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वह लाइनिंग बच्चादानी के अलावा बच्चादानी के बाहरी भाग में आ जाती है। जैसे कि अंडादानी के ऊपर आ जाती है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती है उसके ऊपर आ जाती है। इसके अलावा आंतों में भी जाके चिपक सकती है। आगे पेशाब की थैली पड़ी है, पेशाब की थैली पे भी चिपक सकती है। आमतौर पर हम देखते हैं और हम जानते भी हैं कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये मासिक धर्म के दौरान स्लॉग ऑफ हो जाती है, यानी वो बाहर निकल जाती है रक्त के साथ। हाँ जी। लेकिन इसका बाहर आ जाना या इन अंगों में चिपक जाना ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ तो जी। इसके कारण किस तरह की जटिलताएं उत्पन्न होती है? क्या कुछ दर्द वगैरह होता है? इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से बताना चाहूंगी कि होता क्या है। ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि महीनों के दौरान क्या होता है। जी। महीनों के दौरान क्या होता है कि हमारी जो अंडादानी होती है, वो एक महीना आने से पहले जो हमारी जो अंडादानी होती है वो एक हार्मोन सिक्रेट करती है जिसको कहते हैं एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन बच्चादानी की जो लाइनिंग है उस परत को मोटा करता है। मोटा करते करते जैसे ही महीने आने वाले होते हैं वो जो लाइनिंग होती है वो शेड ऑफ हो जाती है और ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो ये तो बच्चादानी के अंदर की लाइनिंग की बात हुई, लेकिन वो लाइनिंग जो बच्चादानी के बाहर चली गई है, जैसे अंडादानी के ऊपर चली गई है, ट्यूब के ऊपर चली गई, वो बाहर नहीं आ पाती। वहाँ पे ब्लीडिंग तो होती है, खून तो बहता है, पर बाहर आने का रास्ता नहीं है, इसलिए पेन होता है और समय के साथ वो बढ़ता जाता है। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बाहर आ रखी है उसकी ग्रोथ होती रहती है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है और ये है अंग आपस में चिपक जाते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है एंडोमेट्रियोसिस का वो है महीनों में दर्द रहना, पीरियड्स के टाइम पे पेन रहना। आमतौर पर ये धारणा भी है लोगों की और ऐसा सुनने में आता है कि मासिक धर्म के दौरान या उससे पहले दर्द रहता ही है। तो क्या ये सही बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ऐसा नहीं है कि दर्द रहता ही है, और यह भी इम्पोर्टेंट है कि कितना दर्द रहता है ना, कि क्या इतना दर्द है कि जैसे हमारी जो यंग लड़कियां हैं जो नया मेंस्ट्रुएटिंग स्टार्ट हुआ है उनका, जैसे 15 साल की कोई लड़की है वो स्कूल जा रही है, तो कितना दर्द है उसको कि वो स्कूल ही नहीं जा पा रही है, उसको छुट्टी लेनी पड़ रही है 4-5 दिन की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कितना भी दर्द हो आप उसको नॉर्मल मत समझिए, खुद से नॉर्मल मत समझिए। अपने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए और दवाइयाँ लीजिए एंड अपने डॉक्टर को डिसाइड करने दीजिए कि वो नॉर्मल है कि कोई बीमारी है। जांच जरूर करानी चाहिए। ये धारणा लेके मन में नहीं बैठना चाहिए कि हाँ पीरियड्स के दौरान दर्द तो होता ही है, सह लो। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि दवाई भी नहीं खानी चाहिए दर्द की, सह लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दवाई लेनी चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए और डायग्नोसिस बनना भी ज़रूरी है कि क्या बीमारी है, क्यों हो रहा है दर्द इतना। जी, आपने बहुत सही कारण बताया कि चूंकि जानकारी का अभाव है और ये एक आम धारणा है लोगों के बीच कि मासिक धर्म के दौरान दर्द होता है, तो इस कारण तो इसके डायग्नोसिस में बहुत समय लगता होगा डॉक्टर? हाँ जी, बिल्कुल। ऑलमोस्ट 9 से 10 साल का समय लग जाता है इस बीमारी का पता चलने में, क्योंकि लोग पहले जाते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार दर्द के कारण ही पता चलेगा बीमारी का, कई बार इंसिडेंटली भी पता चल जाता है। जैसे कि दूसरा जो इसका जो लक्षण होता है वो होता है बांझपन, बच्चा ना लग पाना। जैसे कोई हमारे पास न्यूली मैरिड फीमेल आती है 1 साल 2 साल के बाद, सपोज़ कि भाई डॉक्टर मुझे बच्चा नहीं लग रहा, हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया और पता चला कि उनको तो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है। तो ऐसे भी पता चलता है, ज़रूरी नहीं है कि दर्द ही होगा, इंसिडेंटली भी पता चलता है और कारण होता है बच्चा ना लग पाना।
जी, तो हम कह सकते हैं कि बांझपन के एक कारण के रूप में भी इसको जाना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और यदि बांझपन है तो इसकी जांच होनी भी आवश्यक है। तो बिल्कुल। आमतौर पर जो जांच है वो किस तरह की है और कैसे की जाती है? जांच सबसे पहले तो हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर सिस्ट होती है तो उसका पता चल जाता है। एंडोमेट्रोसिस की वजह से सिस्ट बन जाती है अंडादानियों में, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। और अगर इसके अलावा भी फाइनल डायग्नोसिस बताना है कि हाँ एंडोमेट्रोसिस ही है, तो उसके लिए दूरबीन की जांच होती है, जिसको कि हम लेप्रोस्कोपी कहते हैं, जो कि आमतौर पर अगर कोई भी महिला अगर बांझपन का शिकार है तो उसमें हम करते ही हैं। अगर 1-2 बार अंडा बनाने की दवाई देने के बाद भी अगर नहीं लगता बच्चा, तो फिर काफ़ी जांचों में वन ऑफ दी जो जांच है वो लेप्रोस्कोपिक दूरबीन जांच भी है, उसमें फिर पता चल जाता है। जी, अब बात करते हैं कि लक्षणों की बात आपने कही, इसका निदान क्या है, इसका इलाज क्या है? निदान है कि हम ऐसा कुछ ट्रीटमेंट दें कि महीने ना आए। अगर महिला को बांझपन एक कंप्लेंट नहीं है महिला की, तो इसका इलाज यह है कि हम ऐसा हार्मोनल ट्रीटमेंट दें जिससे महिला को महीने ना आए। क्योंकि जब महीना आता है तभी वो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो टिश्यू है एंडोमेट्रोसिस का, उसमें ब्लीड होता है और फिर दर्द होता है, फिर चिपकन हो जाती है, ये साइकिल चलती जाती है। तो हम ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि महीना ना आए। महीना ना आने के लिए हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं। उसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं, खाने वाली गोलियां भी होती है और इंजेक्शन भी होते हैं, जो कि हर 3 महीने में लगते हैं इंजेक्शन। और इसके बावजूद भी अगर नहीं मरीज को आराम आता तो फिर फाइनल ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपी द्वारा जो एंडोमेट्रोसिस टिश्यू है बच्चादानी के बाहर, उसको एक्ससाइज करा जाता है। बेसिकली उसको निकाला जाता है, जितना ज़्यादा हम निकाल सकते हैं उस टिश्यू को निकाल देते हैं दूरबीन द्वारा। क्या खान पान भी इसके पीछे एक प्रमुख कारण है? अगर हम कारणों की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कारण तो नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता है। इनफैक्ट साइंटिस्ट जो है वो रिसर्च कर ही रहे हैं इस बारे में। जो कारण है, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित जो थ्योरी है वो यह है कि ऐसा माना जाता है कि जब महीना आता है तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो बच्चादानी के बाहर निकलती है, उस टाइम पे क्या होता है कि ट्यूब्स होती है बच्चादानी के दोनों तरफ। तो कुछ जो एंडोमेट्रियल जो लाइनिंग होती है वो ट्यूब्स के द्वारा पेट में, जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उसमें चली जाती है। ऐसी थ्योरी है कि इस कारण होता है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है। रिस्क फैक्टर्स जैसे किसी को कभी बच्चा ना लगा हो, उसमें ज़्यादा चांसेस है एंडोमेट्रोसिस होने के। ज़्यादा अल्कोहल इंटेक, ओवरवेट होना, कैफीन का ज़्यादा इंटेक करना, और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है आपकी तो, या फिर आपके महीने ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, जैसे 7 दिन से ज़्यादा दिन के लिए आपके महीने आ रहे हैं, या फिर जल्दी जल्दी महीना आ रहा है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं। एंडोमेट्रोसिस होने की ज़्यादा संभावनाएं उन लोगों में होती है जिनमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। जी, आपने इलाज की बात की, इसमें ठीक होने की संभावना क्या है? सफलता की दर कितनी है? सफलता की दर तो ऐसा है कि अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट ले लेते हो और ट्रीटमेंट कॉन्टिन्यूस लेते हो, छोड़ते नहीं हो, तो ट्रीट करा जा सकता है। लेकिन अगर आप टाइमली ट्रीटमेंट भी नहीं लेते हो, बहुत ज़्यादा लेट स्टेज में आ रहे हो डॉक्टर के पास, या फिर आप कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो ये एक ऐसी बीमारी है जो बार बार होती है और बढ़ती जाती है टाइम के साथ। तो रिकरेंट भी है और प्रोग्रेसिव भी है। जो महिला है वो 40-45 साल की उम्र की है, उनका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस बीमारी से, तो उस केस में हम बच्चादानी व अंडादानी निकाल सकते हैं। ये फाइनल ट्रीटमेंट है। आपने कहा चूंकि ये मासिक धर्म के दौरान ही इसकी प्रबलता है वो बढ़ती है, तो हम कह सकते हैं कि रजो निवृत्ति के बाद, मेनोपॉज के बाद ये स्वतः ही ठीक हो जाती है? हाँ जी, बिल्कुल। मेनोपॉज होने के बाद, महीने बंद होने के बाद, ये जो बीमारी है वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब मेनोपॉज क्यों होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसकी मात्रा कम हो जाती है, और यही हार्मोन तो एंडोमेट्रोसिस टिश्यू की ग्रोथ कराता है। जब ये हार्मोन हमारे शरीर में कम हो जाता है तो वो जो एंडोमेट्रोसिस टिश्यू है वो अपने आप सिकुड़ जाता है और ये बीमारी अपने आप खत्म हो जाती है। हम बांझपन की बात कर रहे थे कि उसका एक कारण है ये। यदि बांझपन इसका एक कारण है तो फिर क्या ट्रीटमेंट है? एंडोमेट्रोसिस अगर बांझपन का कारण है तो फिर हमारा मकसद है कि जो मरीज़ है उसका जो है अंडा बनाया जाए। बेसिकली उसमें डिपेंड करता है कि किस तरह का एंडोमेट्रोसिस, क्या उसको अंडादानी में सिस्ट है, तो अगर अंडादानी में सिस्ट है तो हम उसको निकाल देते हैं। दूरबीन द्वारा उस सिस्ट का एक्सिजन करा जाता है, उस चॉकलेट सिस्ट को रिमूव करा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंडादानियाँ हैं वो कितनी सक्षम है अंडा बनाने में, और कितने अंडे बन सकते हैं दवाइयों के साथ भी।
अगर हमें लगता है कि हाँ अंडा बन सकता है दवाइयों के साथ, अच्छी क्वालिटी का अंडा बनेगा, तो हम उनको अंडा बनाने की दवाइयाँ देते हैं। और अगर हमें लगता है कि जिसको हम एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं उसकी जांच कराते हैं हम, और अगर हमें लगता है कि एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कम है तो फिर हम उसका जो इलाज है वो फिर IVF ही है, टेस्ट ट्यूब बेबी जो आम भाषा में बोला जाता है। फिर फाइनल ट्रीटमेंट IVF ही करना होता है इसमें। हम बात कर रहे हैं कि ये मंथ जो है, ये जो महीना है, इसको हम अवेयरनेस के रूप में मना रहे हैं। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी दी जा सके वो दी जानी चाहिए। क्या स्कूलों में इसके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए? और ख़ास तौर से जब हम बात करें अभिभावकों की, तो किशोरियों की जो माताएं हैं वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें। हाँ जी बिल्कुल, स्कूलों में भी, क्योंकि जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो 15 से 45 साल की उम्र की औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। तो जब हमारी जो भी किशोरियाँ हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, 9, 10th, 11th क्लास की जो लड़कियाँ होती हैं उनमें मेंसेस आ ही जाते हैं, तो उनके पास जाके हमें उनको जागरूक करना चाहिए कि जो पीरियड्स का जो पेन होता है वो हर वक्त ऐसा नहीं है कि नॉर्मली होगा, और उसको ना सहे, वो ऐसा ना सोचे कि नहीं दवाई नहीं लेनी चाहिए, सह लेना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर होता है तो टाइमली डॉक्टर के पास जाए। बट इसमें अभिभावकों का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, उनको तो जो सिखाओगे वही सीखते हैं। तो जो बेसिकली जो मदर है उनको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लड़की को दर्द हो रहा है महीनों में तो उनको टाइमली जाके गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और जो भी कारण है उसका निवारण कराना चाहिए, और वन ऑफ द कारण एंडोमेट्रियोसिस निकल सकता है। तो अंत में हमारे श्रोताओं से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी हो गई तो कोई इलाज नहीं है, इलाज है। टाइमली डॉक्टर के पास जाइए, टाइमली जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर देती है प्लीज़ उसको कंप्लीट करिए, और ऐसा मत सोचिए कि नहीं पीरियड्स में दर्द हो रहा है तो बहुत ही नॉर्मल है, इसको सह लेना चाहिए। हार्मोनल ट्रीटमेंट आप ले सकते हो, और डेली अपनी फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करिए, क्योंकि उससे क्या होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपका जो बॉडी फैट है वो कम होता है। फैट कम होता है तो हमारे बॉडी में जो एस्ट्रोजन की जो हार्मोन की मात्रा है वो भी कम होएगी, तो एंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस भी कम है। अगर आप अल्कोहल लेती है तो उसका अमाउंट कम कर दीजिए, और कैफीन का इंटेक कम होना चाहिए। इन बातों का खास ध्यान रखिए। तो एंडोमेट्रियोसिस प्रिवेंट तो नहीं किया जाता, बट हाँ होने के चांसेस कम करे जा सकते हैं। जी, डॉक्टर निर्मला भंडारी रावत जी, आज आप इस कार्यक्रम में आई और आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। खासतौर से ये जो माह है इसको हम एंडोमेट्रियोसिस माह के रूप में मना रहे हैं। इस संबंध में आपने जो जानकारी दी निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।